अच्छा, अब हम सॉलिड स्फीयर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक जनरल फार्मूला क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस सॉलिड स्फीयर का बेटा क्या करेंगे, आई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ आई की जगह बेटा क्या आ गया, आप कहेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बेटा आई की जगह बेटा मैंने उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दिया। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, अब इसकी जगह हम क्या करते हैं बेटा, वही बात वी स्क्वायर पुट कर दे। तो आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, आप पुट कीजिए हाफ, या 2/5 को पहले लिखिए, 1/2 को बाद में लिखिए, और ये क्या हो गया एम, और इसकी जगह बेटा क्या आ गया वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, आपके पास काइनेटिक एनर्जी के। तो 2/5 काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह बेटा मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया काइनेटिक एनर्जी के। तो आप मुझे ये बताएंगे कि सर अब आपकी अगर यहां से रेशो निकालेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इक्वल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी लीनियर, तो कितनी आ जाएगी 2/5। ठीक, या अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2/10 एम वी स्क्वायर, या हम यहां से डायरेक्ट याद रख लेंगे। अच्छा, अब आगे होलो स्फीयर की देखिए, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी बेटा ज्यादा, अब देखिए वो किसकी इक्वल होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई कितना है हमारे पास, इसके लिए 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे बताइए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, आप कहेंगे वी, 1/2 वैसे रहा, 2/3 वैसे रहा, और कितना आ गया एम वी स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या कर दिया वी स्क्वायर पुट कर दिया। अब बेटा मैं इसको पकड़ कर और इसको पकड़ के क्या बनाने लगा हूं, आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो 2/3 लीनियर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के। तो अब मुझे बताइए कि सर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे सर डिस्क हुप की सबसे ज्यादा होगी, हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी होगी, आप कहेंगे सर डिस्क की, क्योंकि डिस्क क्या है हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आप कहेंगे होलो स्फीयर की, ठीक, होलो स्फीयर की कितनी है 2/3 काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद बेटा किसकी आ गई, होलो स्फीयर की, और सबसे कम किसकी होगी, सॉलिड स्फीयर की। तो इसलिए बेटा क्या है कि जब आप एक क्रिकेट बॉल को फिंगर पर घुमाते हैं तो वो इतना ज्यादा रोटेट नहीं करता, लेकिन अगर आप फुटबॉल को हल्का सा भी पुश करें तो वो बहुत ज्यादा रोटेट करता है। क्योंकि क्या है, क्योंकि वो होलो है, होलो का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, और जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा बेटा उसकी क्या ज्यादा होगी, आप कहेंगे सर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास फॉर्मूला ही यही बता रहा है कि सर अगर आप सबके लिए ओमेगा को कांस्टेंट मान लें तो आपकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हर बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। तो दैट्स व्हाई बेटा जी क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा क्या है डिफरेंट, क्योंकि अगर सबके लिए आप ओमेगा को कांस्टेंट मान लें तो आपकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके डायरेक्ट हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, आप कहेंगे सर हूप का होता है। तो दैट्स व्हाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा किसकी ज्यादा है, हूप की ज्यादा है। अब यहां से अगर आप एक जनरल फार्मूला बनाएं तो आप देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे देखिए 1/2, उसके बाद 2/5 और 2/3। तो मैं यहां पे लिख दूं C
काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा मुझे पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक, हाफ mv स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। अब c का मतलब क्या है, तो c का मतलब है सर ये कांस्टेंट। c का मतलब क्या है सर, ये कांस्टेंट, दिस इज c, सर ये कांस्टेंट c, सर ये कांस्टेंट c, सर ये कांस्टेंट c। तो सिर्फ आपने यहां पे क्या करना है, c की वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपको पता है हुप के लिए c कितना होगा 1, डिस्क के लिए c कितना होगा हाफ, होलो स्फीयर के लिए c कितना होगा 2/3 और सॉलिड स्फीयर के लिए c कितना होगा 2/5। बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए और आपके पास क्या आ जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा अब हमने निकालनी है एक चीज, और वो चीज क्या निकालनी है, अगर हम इन्हीं ऑब्जेक्ट को एक हाइट h से फॉल करवाएं तो कौन पहले नीचे आएगा। तो देखिए लेट्स सपोज हमने स्पीड निकालनी है, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है हमने, और यहां पे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उसमें हमारे पास हुप है, डिस्क है, होलो स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है। तो जब हम इसको यहां से रिलीव करेंगे, छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो वो बेटा क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा घूमता घूमता। तो जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसके पास एक स्पीड होगी, क्योंकि यहां पे उसकी स्पीड क्या होगी 0, क्योंकि वो रुका हुआ है। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने स्पीड निकालनी है। या हम ये कहें कि सर अगर हम इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक हाइट h से छोड़ें, सबके लिए हाइट हम कांस्टेंट मानकर अगर उनको छोड़ें तो कौन पहले नीचे आएगा। तो हमने सबकी स्पीड निकालते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि बेटा कौन पहले नीचे आया। अब देखिए सबसे पहले हम हुप की निकालेंगे, स्पीड ऑफ हुप। अब मुझे बताइए कि इसके पास कौन सी एनर्जी है एट दैट टाइम। आप कहेंगे सर ड्यू टू हाइट इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, तो आप कहेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब वो गेन क्या करेगी, तो हमारे पास यहां पे इसका सेंटर है, ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट। अब बॉडी क्या करेगी, आपका अगर व्हील है तो व्हील ये रोटेट करता नहीं आएगा ऐसे, तो आप यही कहेंगे कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है ये घूमता घूमता नीचे की तरफ आएगा रोटेट करता हुआ। तो जब ये रोटेट करेगा तो आपकी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बेटा किस में चली जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। गेन किस में हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, क्योंकि इसके पास सबसे पहले क्या थी, यहां पे पोटेंशियल थी, और वो गेन किस में होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को देखें, अगर आपकी बॉडी यहां पे आ गई तो आपका बी ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, सी इधर आ गया और डी इधर आ गया, तो आपने ये देखा कि बॉडी ने क्या किया, रोटेट किया। लेकिन ये जो सेंटर है, ये सेंटर कहां पे आ गया, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया। तो इसका मतलब है सेंटर जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट मूव कर रहा है। तो आप यही कहेंगे कि सर अब आपकी बॉडी रोटेट भी कर रही है, प्लस कौन सी बेटा कर रही है, ट्रांसलेटरी भी मोशन कर रही है। तो इस तरह की मोशन को हम कहते हैं रोलिंग मोशन, और ये मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। तो आपकी जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी वो गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी या लीनियर काइनेटिक एनर्जी। और लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो अगर आपने हुप की निकालनी है तो आपके लिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की कितनी होगी, तो आप मुझे बताइए हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर। अभी हमने निकाली हुई है। तो देखिए हुप के लिए c क्या होता है 1, तो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर। बेटा आधा आधा मिलके क्या हो गया, आप कहोगे 1 हो गया। ठीक, आधा आधा मिलकर 1 हो गया, m m से कट गया, तो v आपने निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास v क्या आ गई, v स्क्वायर आ गई gh, और अगर आप v निकालेंगे तो v खूब कितनी आ गई, आप कहेंगे gh। और इसी तरह अगर आप फॉल करवाएं
उसी हाइट से एक डिस्क को फेंके, डिस्क बेटा सॉलिड होती है ना, गुड, तो उसकी हाइट कितनी है, आप कहोगे सर h हाइट है, वही हाइट सेम है। जब वो नीचे की तरफ आएगी तो आप कहेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, गेन होगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो अब मुझे बताइए, अगर आपने डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो डिस्क के लिए बेटा C क्या होगा 1/2, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आपके पास C कितना आ गया 1/2 और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv स्क्वायर प्लस और बेटा कितनी आ गई हाफ mv स्क्वायर। ठीक होगी बात, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने निकालनी है तो कांस्टेंट को काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसके लिए कितना कांस्टेंट है 1/2, तो आपके पास 1/4 mv स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 4 एलसीएम आ गया तो 3 mv स्क्वायर ऊपर आ जाएगा mgh, बेटा ये काट गया। ठीक, तो अब मुझे बताइए यहां से 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 4gh और 3 डिवाइड आ गया इक्वल टू बेटा किसके आ गया v स्क्वायर। तो आप जब v निकालेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगी 4gh/3, तो बेटा आपके पास जो v आएगा वो कितना आ जाएगा 4/3gh। तो ये बेटा किसकी आ गई डिस्क की। क्लियर, तो अगर आप इनकी रेशो भी निकालना चाहें तो आप रेशो भी निकालना चाहते हैं v डिस्क रेशो v हुप, तो आपके पास कितनी आ गई 4/3। अब देखिए इसकी जगह gh की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, आप कहेंगे सर gh तो इक्वल है हुप के v हुप, तो बेटा मैं v हुप को डिवाइड कर दिया तो मेरे पास बेटा क्या आ गई v डिस्क डिवाइड बाय v हुप। अब अगर मैं आपको एक फार्मूला बता दूं जिससे आप किसी की भी निकाल सकते हैं, तो वो फार्मूला देखिए, हमारे पास v क्या है बेटा, ये वाला फैक्टर सब में आएगा gh, यहां पे आप 2 करिए डिवाइड क्या कर दीजिए c+1। अब c क्या है सब के लिए डिफरेंट है, तो जिसका भी आप c पुट करेंगे वो वाली आपके पास स्पीड आ जाएगी। अब देखिए आप मुझे बताइए मैं किसकी निकालूं, चले हमने 2 की निकाली, हम इसकी निकाल दें। अब उसके लिए c कितना है 2/3, जब मैं c को 2/3 यहां पुट कर दूंगा तो अब मुझे बताइए एलसीएम कितना आ गया 3 एलसीएम आ गया, ये 2 वैसे रहा ये 3 आ गया, तो अब मुझे बताइए 2 + 3 कितना हो गया 5/3, तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो 3 आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो v होलो सफेयर की बेटा कितनी आ गई 6gh/5। ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं किसकी, इसकी निकालते हैं सॉलिड सफेयर की। तो सॉलिड सफेयर के लिए c कितना है, आप कहोगे 2/5, तो मेरे पास फार्मूला क्या है v = gh/c+1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे 2 प्लस और 2/5 + 1, तो जब इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और डिवाइड बाय कितना आ गया 5, तो 5 इसके साथ बेटा क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो आपके पास v सॉलिड सफेयर कितनी आ गई, आप कहेंगे 10, यहां हम आगे लिख लेते हैं 10gh और बेटा नीचे क्या आ गया 7। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर किसकी ज्यादा होगी, आप सिंपल से यही कहेंगे कि सर आपकी सॉलिड स्फीयर की ज्यादा होगी। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां से कौन पहले नीचे आएगा, तो आप कहेंगे सर सॉलिड स्फीयर सबसे पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, यहां पे देखिए 6/5 है, ठीक है, तो यहां पे ये नंबर छोटा है जबकि 4/3 नंबर बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, या उसके बाद बेटा डिस्क आएगी, उसके बाद कौन आएगी, उसके बाद आपके पास होलो सफेयर आएगा और उसके बाद क्या आएगी हुप।
तो आप कह सकते हैं कि सर V सॉलिड स्फीयर की सबसे ज्यादा होगी, फिर V डिस्क की होगी, उसके बाद V होलो सिलेंडर की होगी, सबसे कम होगी V किसकी बेटा, होप की, और सबकी बेटा आपके सामने लिखी हुई है, आप यहां से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये क्या है कि जब भी आप इसको थ्रो करेंगे तो सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे आएगा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, हुप की होगी। लेकिन स्पीड जो होगी बॉटम के ऊपर एट दैट टाइम, इस बॉटम के ऊपर वो किसकी होगी, आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा होगी सॉलिड स्फीयर की। ठीक होगी बात। तो बेटा याद रखिएगा, ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये यूज की जाती है फ्लाई व्हील के अंदर, ठीक है। और जो फ्लाई व्हील है यही आपका सबसे मेन कंपोनेंट होता है इंजन का, ठीक है। और यही बेटा हम इंजन फ्लाई व्हील को प्रोवाइड करते हैं, ये आगे क्रैंकशाफ्ट को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्रैंकशाफ्ट मूव करता है और इंजन की रनिंग बेटा क्या होती है, स्मूथ होती है। तो यही फ्लाई व्हील ही बेटा क्या होता है, हर एक इंजन का बेटा क्या होता है, एक मेन कंपोनेंट होता है। तो हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आगे आप जितनी भी पढ़ेंगे आप फ्लाई व्हील के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और जिसमें जितनी भी इसमें बेटा हमारी वेरिएशन थी एंटीडस की, हमने सारी की सारी बेटा क्या कर ली, डिस्कस कर ली। और आपने ये फार्मूले नहीं भूलने, एक ये वाला फार्मूला, ठीक, आप कहीं से भी जा सकते हैं, और दूसरा बेटा ये वाला फार्मूला स्पीड निकालने का, ये डायरेक्ट ट्रिक्स है, तो बेटा आपने ये याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपका कोई क्वेश्चन आता है मुझे कमेंट में कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।